25वां अध्याय प्रदर्शन। हमने नहीं। हमें बस कुछ खाना चाहिए था, हमारा इरादा आपको लूटना नहीं था। शरद ने दृढ़तापूर्वक मना किया, उसका सिर हिल रहा था। वह निश्चित रूप से इस दैत्य द्वारा कुचलकर मरना नहीं चाहता था। भगवान जाने परसों उसने जिस देवदूत को केवल 2 हाथों के साथ देखा था, वह अब इस भयावह रूप में कैसे बदल गया था। शरद कम से कम अभी भी हकलाकर शब्द निकाल पा रहा था, लेकिन उसके बगल में ईशा डर के मारे लगभग पेशाब करने वाली थी, कांप रही थी। उसका मुंह हिल रहा था पर वह एक पूरा वाक्य नहीं बोल पा रही थी, बिल्कुल किसी गूंगे की तरह। चतुर्भुज शव 4 आर्म्ड कॉप्स ने उन दोनों को जमीन पर फेंक दिया। हालांकि प्राणी का इरादा कठोर नहीं था, लेकिन उसने उन्हें इतनी जोर से फेंका कि उन्हें चोट लगी, जिससे वे दर्द से चिल्ला उठे। उनकी चीखें भीड़ के बीच कुछ हद तक अचानक और यहाँ तक कि थोड़ी हास्यास्पद भी लग रही थीं। मयंक की नज़र भीड़ पर घूमी। ज्यादा लोग नहीं थे, लगभग 17 या 18 ठेकेदारों कॉन्ट्रैक्टर्स को छोड़कर वे जमावड़े के स्थान पर मौजूद लोगों का केवल आधा हिस्सा थे। वह ठंडी हंसी हंसा, कल मदद करने और सामग्री पाने का मौका था। तुमने सराहना नहीं की तो कोई बात नहीं, अब तुम बिना काम किए फल काटना चाहते हो। भला ऐसी अच्छी चीज़ कैसे हो सकती है। चतुर्भुज शव हरकत में आया, हॉल में एक दीवार की ओर बड़े बड़े डग भरते हुए गया। उसकी भुजाएं काली पड़ गईं और मांसपेशियां कस गईं। उसकी पूरी बांह एक तोप की तरह फूल गई जो फायर करने के लिए तैयार हो। फिर उसने जोरदार तरीके से दीवार पर घूंसा मारा। एक धम्म की आवाज के साथ घूंसा टकराते ही मानो फट गया हो, जिससे एक बड़ा छेद हो गया और दीवार से ईंटें निकलकर हॉल के अंदर बिखर गईं। पल भर के लिए धूल चारों दिशाओं में नाच उठी। सभी लोग डर से अपनी आंखों के सामने के दृश्य को घूर रहे थे, क्योंकि अनैच्छिक रूप से उनके दिलों में भय उमड़ आया था। दीवार कोई मजबूत भार सहने वाली दीवार नहीं थी, लेकिन एक साधारण ईंट की दीवार भी एक ही घूंसे से भेदने योग्य नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ तक कि एक शारीरिक रूप से मजबूत निर्माण मजदूर भी भारी हथौड़े का उपयोग करके 10 मिनट से कम समय में दीवार को इस तरह ध्वस्त नहीं कर सकता था। लेकिन अब चतुर्भुज शव के मात्र मांस और रक्त के एक भूसे ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी थी। वे अनजाने में कांप उठे, अचानक कल्पना करने लगे कि अगर वह भूसा किसी व्यक्ति पर पड़ा होता तो वह किस तरह का भयानक दृश्य होता। क्या यह मांस और रक्त का एक धब्बा होता, या क्या ये किसी को 2 हिस्सों में फाड़ देता। मुझे लगता है कि तुम में से किसी की खोपड़ी इस दीवार से ज्यादा सख्त नहीं होगी, है ना। मयंक की आवाज़ फिर आई, लेकिन भीड़ शांत थी, किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। सब लोग ठिठुर गए हों वैसे शांत थे, और मयंक ने बस उन्हें देखा और फिर अपने बगल में खड़े कैप्टन प्रतीक की ओर मुड़ा। कैप्टन प्रतीक, सामग्री बांट दें। मेरा हिस्सा मेरे कमरे में पहुंचा दिया जाए। प्रतीक हकीकत में वापस आया और सहजता से बोला, बहादुर, सामग्री वितरित करना शुरू करो। बाकी सब पहले वापस जा सकते हैं। इन अगले कुछ दिनों में मैं कोहरे की स्थिति का आकलन करूंगा और फिर बाहर तलाश करने के लिए जनशक्ति संगठित करूंगा। अगर कोई और सामग्री सुरक्षित करना चाहता है तो वे तभी साइन अप कर सकते हैं। कैप्टन प्रतीक, तो ये तय हो गया, बस ये कुछ ही दिन। अगर इसमें और ज्यादा समय लगता है तो हम सच में और नहीं टिक पाएंगे। किसी ने तुरंत स्थिति का फायदा उठाया और बुदबुदाते हुए शब्दों के बाद जल्दी से बैठक कक्ष छोड़ दिया। ये देखकर दूसरे लोग भी जल्दी से चले गए, न तो सिर उठाने की हिम्मत कर रहे थे और न ही कुछ और कहने की। किसी और के आसपास बाधा डालने के लिए न होने से सामग्री का वितरण काफी तेज हो गया। मयंक और ऋतिका ने अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 10वीं मंजिल से ऊपर के फर्शों की सफाई की थी, सबसे ज्यादा प्रयास किया था, और इस तरह उन्हें सामग्री का बहुमत हिस्सा मिला। उन्हें चावल और आटे जैसे मुख्य भोजन के 300 पाउंड से ज्यादा, फिर सूखा मांस, डिब्बाबंद सामान, विभिन्न स्नैक्स और यहाँ तक कि कुछ दवाएं भी आवंटित की गईं, एक संग्रह जो इस खेप की लगभग 1/3 सामग्री थी। हालांकि यह केवल 1/3 थी और केवल 2 ने सफाई में भाग लिया था। शेष 2/3 को उनके प्रयास के आधार पर सुरक्षा दल, एलेक्स, रोशन और मानसी को वितरित किया जाना था, इसलिए उन्हें जो हिस्से मिले वे काफी कम थे। सुरक्षा दल ने रोशन, ऋतिका और देवाशीष के साथ मिलकर सामान को मयंक के कमरे में ले जाने में मदद की, जिसके बाद कैप्टन प्रतीक ने शेष सामग्री को अन्य हकदारों में वितरित करने के लिए जनशक्ति संगठित की। दोपहर तक सामग्री का शोरगुल वाला और अराजक विभाजन आखिरकार समाप्त हो गया। अस्थायी जमावड़ा स्थल तब एक दबी हुई और दमनकारी शांति में आ गया, बिल्कुल ठहरे हुए पानी जैसा। अधिकांश लोगों ने अपने दरवाजे कसकर बंद कर लिए, चुप रहे, कुछ भविष्य में कैसे बचेंगे इसकी चिंता कर रहे थे।
अन्य जवाबदेह ठहराए जाने या कैप्टन प्रतीक जैसे ठेकेदारों के एक अत्याचारी शासक वर्ग में बदल जाने के बारे में चिंतित और भयभीत थे। कुछ ऐसे भी थे जो खुद को थप्पड़ मार रहे थे, ठेकेदार न बनने पर पछता रहे थे, जिससे उन्हें अब इतना निष्क्रिय महसूस हो रहा था। हर कोई चुपचाप साजिश रच रहा था, अब कोई भी अपनी गर्दन बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनकी बेचैनी एक अदृश्य शक्ति की तरह भीड़ में फैल रही थी। हर कोई एक चीज के बारे में स्पष्ट रूप से जागरूक था, व्यवस्था का बचा हुआ दिखावा धीरे धीरे अपनी सीमाएं मिटा रहा था। रात धीरे धीरे सातों इमारतों को ढकने लगी, सभी कमरे भयानक रूप से शांत थे। कभी कभी कुछ अचानक आवाजें आती थीं, पर जल्दी ही फिर से गायब हो जाती थीं, जिससे अंधेरे गलियारे कुछ हद तक डरावने लगते थे। ठक ठक ठक, तीसरी मंजिल पर एक हल्की दस्तक गूंजी, इतनी दबी हुई कि केवल उस विशेष कमरे के अंदर और पास के लोग ही उसे सुन सकते थे। अंदर। शरद चौंक उठा और सतर्कता से दरवाजे से पूछा, कौन है? शरद का लहजा काफी अमित्र था, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। सुबह की उसकी योजनाएं न केवल मयंक ने बाधित कर दी थीं, बल्कि अपमान से भी दूषित हो गई थीं। उसका मूड अब तक के सबसे निचले स्तर पर था। उसने एक से ज्यादा बार यह भी सोचा कि अगर उसे मौका मिला तो वह आखिरकार इस स्थिति को वापस पालेगा। क्या हुआ जो कोई थोड़ा और जबरदस्त बन गया था? दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। शरद के सवाल का जवाब देने के बजाय बाहर का व्यक्ति धीमी, अकाट्य लहजे में बोलता रहा। शरद ने एक हिचकिचाता और डरा हुआ भाव दिखाया। ईशा ने उसका हाथ पकड़ा, उसे हिलाया, और उसके चेहरे पर भी एक डरा हुआ भाव था जो उसे दरवाज़ा न खोलने का इशारा कर रहा था। क्या ये वही बच्चा किसी को उसके पीछे भेज रहा है? शरद ने अंदर ही अंदर चिंता की, अगर तुम नहीं बताओगे कि तुम कौन हो तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। दफा हो जाओ, बाहर के व्यक्ति ने धीरे से शाप दिया, फिर धीमी आवाज में धमकी दी, हमारे मालिक भाई एलेक्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। शरद की आंखें चौड़ी हो गईं, वह निश्चित रूप से जानता था कि भाई एलेक्स कौन था, उससे फर्श की सफाई करते समय उसकी मुलाकात हुई थी। वह अंदर से हैरान था, भाई एलेक्स मुझसे क्या चाहते हैं? बैंग बैंग बैंग, फिर से दस्तक हुई और शरद शोर से चौंककर जानता था कि उसे दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। मयंक को नाराज करने के बाद वह पहले से ही चिंतित था कि इस जमावड़े की जगह पर कैसे रहना है, लेकिन एक और भाई एलेक्स को नाराज करना सच में उसका अंत होगा। शरद ने जल्दी से दरवाज़ा खोला, थोड़ा झुककर और सिर हिलाते हुए, गलतफहमी, अभी मुझे पता नहीं था कि यह आप हैं। उसने चुपके से आदमी को देखा, एक चिकना दिखने वाला साथी, सच में वही जिसने भाई एलेक्स के साथ फर्श साफ किए थे, जिसका नाम शायद अरमान था। अरमान ने बस शरद को देखा, फिर उसकी नज़र उससे हटकर ईशा पर पड़ी, सोचते हुए। ईशा के गाल हल्के से पतले थे, जिससे वह थोड़ी सख्त दिख रही थी, लेकिन उसका आंकड़ा फिगर निर्विवाद था, सुडौल और अच्छी तरह से आकार का। इस हारे हुए आदमी पर ऐसी बर्बादी। अरमान की आंखों में लालच की एक झलक गुजरी, लेकिन सौभाग्य से वह भूला नहीं कि वह वहां किस लिए था। मेरे साथ आओ, हमारे मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं। शरद झपका, जल्दी से सिर हिलाया, मैं अभी आता हूं। अरमान शरद के रवैये से खुश हुआ, सिर हिलाया, फिर मुड़ा और चुपचाप उन दोनों को वहां ले गया जहां भाई एलेक्स का कमरा स्थित था। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जाते हुए कहा, भाई एलेक्स मैं उसे ले आया हूँ। भाई एलेक्स बैठक कक्ष में एक सोफे पर बैठा था, अरमान से कह रहा था, दरवाज़ा बंद कर दो। अरमान ने दरवाज़ा मजबूती से अपने पीछे बंद कर दिया, जिससे शरद और ईशा अंदर ही अंदर से हर उठे। सौभाग्य से अरमान ने बस दरवाज़ा बंद किया और कुछ और नहीं किया। वे तीनों बैठक कक्ष में गए, और तभी शरद को स्पष्ट रूप से पता चला कि कमरे में एक से ज्यादा लोग थे। जो लोग आमतौर पर उसके साथ घूमते थे वे सभी वहां थे, अरमान सहित 6 लोग, सभी बैठक कक्ष में जमा थे। उनकी निगाहों को महसूस करते हुए शरद अंदर ही अंदर घबरा गया। एक मुस्कान निचोड़ी और झुककर माफी मांगी, भाई एलेक्स क्या मेरे लिए कोई निर्देश था? भाई एलेक्स कैप्टन प्रतीक और उनकी टीम से अलग था, जिसे वह उस दिन से जानता था जब वे 5वीं मंजिल पर एक दूसरे से मिले थे। हालांकि यह भाई एलेक्स ही था जिसने उन्हें नीचे जमावड़े के स्थान के बारे में सूचित किया था, उन्हें नीचे जाने दिया था, उसका रवैया मयंक से भी बदतर था। इसके अलावा वह बाद में वापस 5वीं मंजिल के कमरे में जांच करने के लिए घुस गया था, और उसने अपनी कीमती ईशा के लिए जो ज्यादातर गहने खरीदे थे वे गायब थे। बार बार उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि भाई एलेक्स और उसका समूह लालची भेड़ियों के अलावा कुछ नहीं थे, इसलिए उसने हमेशा उनसे संपर्क से बचने की कोशिश की थी। भाई एलेक्स ने उसे देखा, उससे सीधे पूछा, मुझे याद है उस दिन
तुमने जिक्र किया था कि मयंक ने तुम्हारा सामान ले लिया था, है ना? 26वां अध्याय, विवरणों की जांच। मयंक का नाम सुनते ही शरद को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में दर्द हो रहा हो। ये हमेशा इसी आदमी के बारे में क्यों होता है? वह मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन उसके चेहरे पर और भी चाटुकारिता आ गई। हाँ, मैंने इसका जिक्र किया था, लेकिन वह सब एक गलतफहमी थी, भाई एलेक्स। एलेक्स मुस्कुराया, शरद को भांपते हुए, जो स्पष्ट रूप से मयंक से नाराज था। मैंने उससे बदला नहीं लिया है, निश्चिंत रहो, मैं बस उससे जुड़ी कुछ बातों के बारे में पूछताछ कर रहा था। बदला नहीं? शरद की आंखें चमक उठीं, तुरंत यह आशय समझ गया। अगर यह बदले के बारे में नहीं है, फिर भी पूछताछ गोपनीय थी, इसका मतलब है कि सच में दुश्मनी है। इस विचार के साथ उसकी मुस्कान में कुछ और ईमानदारी आ गई। भाई एलेक्स, आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, मैं सब बता दूंगा। एलेक्स ने सहमति में सिर हिलाया, फिर पूछा, मुझे याद है तुमने जिक्र किया था कि 2 दिन पहले मयंक का देवदूत एंजल एनवायर अलग दिख रहा था। शरद ने जोर से सिर हिलाया, तुरंत जवाब दिया, बेशक, यह ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। उस दिन उसने मेरा सामान चुराया था, मुझे अच्छी तरह याद है। उसका दानव, हालांकि दूसरों से ज्यादा ऊंचा था और धातु के पंजे मेटेलिक क्लॉस फेंकने में सक्षम था, निश्चित रूप से मानव रूप में था, 4 भुजाओं वाला बिल्कुल नहीं। एलेक्स की आंखें चमक उठीं। शरद से मिली इस जानकारी ने उसके संदेहों की पुष्टि की और उसके इस विश्वास को मजबूत किया कि मयंक ने जरूर अपने दानव को विकसित करने का कोई तरीका खोज लिया होगा। वह थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने और विवरण के साथ पूछा, क्या तुमने उस रात कुछ असामान्य देखा या कुछ अजीब सुना? वह शरद को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, हालांकि उस दिन लूटा गया था, लेकिन वह रात को कुंभकर्ण की तरह सोया था, कुछ भी सुना नहीं था। मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थीं। तभी एक डरपोक आवाज़ आई, ये शरद की प्रेमिका ईशा थी। एलेक्स की निगाह तुरंत उस पर चली गई। तुमने क्या पता लगाया? ईशा उसकी जोरदार निगाह से डर गई और जल्दी से जवाब दिया, मैं रात को उठ जाती हूँ, और उस रात मुझे लगा कि मैंने गलियारे में कुछ चलने की आवाज़ सुनी। हालांकि मैंने देखने की हिम्मत नहीं की। एलेक्स थोड़ा भान से कोढ़ा, इस जानकारी के टुकड़े से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वह निश्चित नहीं हो सकता था कि यह मयंक था या नहीं। अगर यह मयंक था, तो वह बहुत संभवतः उन शवों के शवों को किसी विशेष तरीके से खा रहा होगा। आखिरकार उसने उस दिन 5वीं मंजिल पर गलियारे में कुछ मांसरहित कंकाल अवशेष पाए थे, जो सभी शवों के थे। इसके अलावा मयंक ने विशेष रूप से पहले मारे गए शवों को साफ करने का अनुरोध किया था, जो एक दूसरे की कम या ज्यादा पुष्टि करते थे। एकमात्र चीज जिसकी कमी थी वह था ठोस सबूत। एलेक्स को गहरी सोच में डूबा देखकर और उन्हें नजरअंदाज करते हुए शरद चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह एलेक्स का पक्ष लेने का एक अवसर था, जिसे वह चूक नहीं सकता था। इस प्रकार उसने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई एलेक्स? एलेक्स ने हल्का सा भान सिकोड़ा और उसे घूरा, क्या है? शरद और भी घबरा गया, जल्दी से बोला, मैं भी एक देवदूत दूत का ठेका लेना चाहता हूँ, क्या मैं आपके अधीन काम कर सकता हूँ? उसने विश्वास के साथ आश्वस्त किया, जब तक मैं आपके अधीन काम करूंगा, आप जो भी आदेश देंगे मैं वही करूंगा, मैं पूरी तरह से आज्ञा मानूंगा। शरद अब तक समझ चुका था कि वह पहले सम्मान पाने के लिए एक कार्यकारी रहा होगा, लेकिन अब नहीं। एक कार्यकारी होना बेकार था, उसे मजबूत बनने की जरूरत थी, इसीलिए वह एक देवदूत दूत का ठेका लेना चाहता था। तुम दोनों अभी वापस जाओ, हम देवदूत दूतों के ठेके के बारे में बाद में बात करेंगे। उन राक्षसों को मारना अब इतना आसान नहीं है, एलेक्स ने कहा। हालांकि उसने सीधे तौर पर सहमति नहीं दी, लेकिन उसने विचार को अस्वीकार भी नहीं किया। उसकी आवाज में धमकी का एक संकेत था। आज रात की बात, तुम दोनों में से कोई भी बाहर एक शब्द नहीं बोलेगा। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं राक्षसों को मारने के लिए तुम्हारे लिए अवसर बनाने में मदद करूंगा, समझे? शरद ने उत्सुकता से सिर हिलाया, समझ गया, हम उस बदमाश मयंक को पता नहीं चलने देंगे। धन्यवाद भाई एलेक्स। एलेक्स शरद के रवैये से खुश हुआ और अपने बगल में खड़े अरमान से कहा, उन्हें वापस जाने दो। अरमान खड़ा हुआ और उन दोनों से कहा, मेरे पीछे आओ तुम दोनों। शरद एक भौंकने वाले कुत्ते की तरह अपना सिर हिलाता रहा, हर समय एक मुस्कान बनाए हुए था। ये कार्य उसके लिए परिचित था। आखिरकार ये बहुत कुछ वैसा ही था जैसा वह कंपनी में वरिष्ठों के साथ निपटाता था। उसने ईशा का हाथ पकड़ा, दरवाजे की ओर बढ़ा। अरमान पीछे पीछे चल रहा था, उनके बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, अरमान को ऐसा लगा जैसे वह अब चल नहीं सकता। उसकी आंखों के सामने ईशा का भरा पूरा शरीर ऐसा था मानो वह उसके ठीक सामने हो।
नीचे से तंग एक स्कर्ट ने एक सुंदर और कोमल शरीर को प्रदर्शित किया। थोड़ा झूलती हुई पतली कमर और वे भरपूर कूल्हे हर कदम के साथ कांप रहे थे, लगातार अरमान के दिल को लुभा रहे थे। बैठक कक्ष गलियारे से केवल 4 या 5 मीटर दूर था, फिर भी यह बस यही छोटी दूरी थी। अरमान ने अपनी छाती में एक असामान्य गर्माहट महसूस की और बिना महसूस किए हाथ बढ़ाया और उन भरपूर कूल्हों पर थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ के साथ कंपकंपी बढ़ गई। थप्पड़ की आवाज़ जोरदार नहीं थी, लेकिन शांत कमरे में ये स्पष्ट रूप से गूंज उठी। महिला का शरीर सख्त हो गया, शरद भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन जल्दी ही शरद ने खुद को संभाला और चलना जारी रखा, जबकि महिला ने एक शब्द कहे बिना बस अपना सिर नीचा किया और अपनी गति बढ़ा दी। अरमान के चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई, क्योंकि वह खुद से सोचे बिना नहीं रह सका, लगता है कि प्रलय सच में बुरी नहीं है। शरद और महिला जल्दी से कमरे से चले गए। अरमान उनके पीछे नहीं गया, बल्कि दरवाज़ा धड़ाम से बंद करने से पहले ना चाहते हुए एक बार फिर उस सुंदर शरीर पर नज़र डाली। बैठक कक्ष में वापस आकर उसने अपने साथियों के चिढ़ाने वाले चेहरों का सामना किया। एलेक्स हंसा और डांटा, तुमने बहुत ज़्यादा गंदी फिल्में देखी हैं, है ना? अरमान कुछ शर्मिंदा था, फिर भी उसे कोई अपराधबोध महसूस नहीं हुआ। खिलखिलाते हुए, उस लोमड़ी जैसी महिला का कुछ खास है। उसकी आंखें लपटों की तरह चमकी जब उसने अपनी आवाज़ धीमी की और हिचकिचाते हुए पूछा, भाई एलेक्स, मैं उन प्रलय उपन्यासों और अमेरिकी धारावाहिकों को देखता हूँ। ये सब ऐसा ही होता है। क्या आपको लगता है कि इस महिला के साथ हमारा कोई मौका है? हिचकिचाते हुए सवाल ने बैठक कक्ष में पुरुषों के दिलों में आग लगा दी। उनकी आंखें हल्की सी चमक उठीं। अगर यह प्रलय से पहले होता तो ऐसी महिला उनकी पहुंच से बाहर होती। ऐसा नहीं था कि वह विशेष रूप से असाधारण थी, लेकिन वे पहले से ही सिर्फ गुजारा करने के लिए वह सब कुछ कर रहे थे जो वे कर सकते थे। ऐसी सजावट के पीछे भागना तो दूर की बात है। एलेक्स का दिल भी गर्म हुआ। उसका दोस्त सही था, महिला का आंकड़ा सच में लुभावना था, लेकिन वह जानता था कि अभी समय नहीं आया था। उस दोषपूर्ण बकवास के बारे में मत सोचो। मजबूत शवों के बिना तुम क्या कर सकते हो? तुम प्रतीक को भी पार नहीं कर सकते, समझे? एलेक्स के शब्दों ने सभी को उनकी कल्पनाओं से बाहर खींच लिया। वह सही था, भले ही वे कुछ करना चाहते थे, प्रतीक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। वह आदमी लोहे का था। स्पर्श ने किनारे से बोला, लेकिन भाई एलेक्स, हमने उन्हें मकड़ी दानव के मांस और टेंटेकल चेहरे वाले दानव के मांस को चुपके से खिलाया है। क्या आपने नहीं कहा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है? हालांकि एलेक्स प्रतीक और मयंक की सतर्क निगाहों के नीचे उन उत्परिवर्तित राक्षसों के शवों को दूर नहीं ले जा सका। उसने चुपके से कुछ मांस और खून ले लिया था। जब तक ये बहुत ज्यादा नहीं था, ये संभव था। उसने जल्दी ही अपने कमरे में इन राक्षसों के मांस और खून से अपने देवदूत दूतों को पोषण देने की कोशिश की थी। लेकिन इसका सेवन करने के बाद चोटों के ठीक होने में संक्षिप्त गति के अलावा विकास के कोई प्रभाव नहीं थे। उसका चेहरा काला पड़ गया, इसलिए हमें मयंक के मुंह से रहस्य खोदना होगा। तुमने सुना है, उसके शव 2 या 3 दिन पहले हमारे से शायद ही अलग थे। क्या तुम सच में मानते हो कि यह किसी विशेष प्रतिभा के कारण है? एलेक्स को मयंक के बहानों पर विश्वास नहीं था और न ही वहां मौजूद किसी को। लेकिन हम उससे कैसे निपटेंगे? उसके देवदूत दूत की ताकत बहुत ज्यादा है। एक भूसा इस तरह की दीवार को चूर चूर कर सकता है। हम मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, विकास ने सोफे के कोने से दबी आवाज में पूछा। वह आज के संसाधनों के वितरण के दौरान वहां था और उसने चतुर्भुज शव की शक्ति को खुद देखा था। डर पहले ही उसके दिल में जड़ जमा चुका था। एलेक्स की आंखों में एक तेज नजर चमक उठी। चतुर्भुज शव भयानक है, मयंक खुद नहीं। तुम सभी को याद है कि संजय के साथ क्या हुआ था, है ना? अरमान, तुमने उनकी टीम के उस मोटे आदमी से बातचीत शुरू की है ना? अरमान थोड़ा झिझका और फिर जवाब दिया, वह मोटा आदमी भी मयंक का रहस्य नहीं जानता। लेकिन मेरा अनुमान है, वह भी जानना चाहता है। हे, जानना चाहना काफ़ी है। एलेक्स हंसा, फिर कहा, इन अगले कुछ दिनों में उससे बातचीत करते रहो, उसे और चीज़ों का वादा करो। जब तक वह जानकारी उगल देता है, हम उसे वह सब देंगे जो वह चाहता है, समझे? 27वां अध्याय, आपको और अधिक भुगतान करना होगा। संसाधन वितरण के बाद 2 और दिन बीत चुके थे और सभी 7 अस्थायी जमावड़े में माहौल बहुत फीका और दबावपूर्ण था। अधिकांश लोगों ने अपने कमरों में रहना चुना और अगर उन्हें किसी काम से बाहर जाना भी पड़ता था तो कभी कभार होने वाली मुठभेड़ में भी अभिवादन शामिल नहीं होता था। संसाधन वितरण के दौरान हुई अव्यवस्था ने पहले ही व्यवस्था के पतले मुखौटे को छिन्न भिन्न कर दिया था।
हर कोई जानता था कि मौजूदा स्थिति को केवल मुश्किल से बनाए रखा गया था और अपनी बात रखने के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग ठेकेदार नहीं थे, न ही उनमें मयंक जैसी ताकत थी। इस प्रकार वे केवल खुद को बचाने के लिए यथासंभव अतिरिक्त परेशानी पैदा करने से बच सकते थे, समय पर आधिकारिक बचाव की उम्मीद कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, ऊंची आवासीय इमारतों के नुकसान धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। सबसे पहले गैस आपूर्ति अचानक कट गई, पाइपों में कोई गैस नहीं थी और आग पैदा करना विभिन्न फर्शों पर जलने योग्य कचरा या किताबों और लकड़ी के फर्नीचर जैसी चीज़ों को खोजने पर निर्भर करता था। दहनशील सामग्रियों की सीमित मात्रा के कारण उनके उपयोग के समय को बढ़ाने के लिए और इंडोर आग से कार्बन मोनोऑक्साइड जहर के डर से भी अधिकांश उत्तरजीवियों ने तत्काल खाद्य पदार्थों को चुनिंदा रूप से खाना शुरू कर दिया या प्रतीक के एकीकृत कमांड के तहत लॉबी में अस्थायी रूप से एक सामुदायिक आग लगाए। आग से खाना पकाने का मुद्दा मुश्किल से हल हुआ था, लेकिन दूसरे दिन एक और भी कठिन स्थिति पैदा हुई। पूरी इमारत में पानी की कमी शुरू हो गई। छत की टैंकियों में अभी भी कुछ पानी था, लेकिन आपूर्ति पाइपों में पानी का मीटर चलना बंद हो गया था। अब इमारत को पानी की आपूर्ति नहीं कर रहा था। इसका मतलब था कि अगर टैंकों में पानी खत्म हो गया और उनका पहले से जमा किया गया पानी भी समाप्त हो गया, तो सभी 7 इमारतों में पानी का कोई स्रोत नहीं होगा। स्थिति बदतर हो गई, लेकिन बाहर का घना कोहरा छंटने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में पूरी इमारत का माहौल और भी दबावपूर्ण हो गया और कई लोग नकारात्मक मनस्थिति में पड़ गए। उनके बीच निराशा धीरे धीरे फैलने लगी। एक से अधिक बार विभिन्न कमरों से रोने या टूटने की दबी हुई आवाज़ें आईं। मयंक और उसके 3 साथियों के पास अपेक्षाकृत पर्याप्त संसाधन थे। भले ही वे चारों मिलकर उपभोग करते, वे कम से कम 1 या 2 महीने तक चल सकते थे। बाकी सभी की निराशा की तुलना में वे इसके बजाय अपने देवदूत दूतों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मयंक सही था, ऐसे प्रलय में केवल ताकत ही परम सत्य थी और उनके अस्तित्व को बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर सकती थी। इसलिए रितिका को छोड़कर हर कोई अपने कमरों में अपने देवदूत दूतों को प्रशिक्षित कर रहा था, यहाँ तक कि कुछ लड़ाई अभ्यास भी कर रहा था। हालांकि केवल 2 दिन बीते थे, रोशन और देवाशीष स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनके देवदूत दूतों से ताकत की प्रतिक्रिया वास्तव में थोड़ी बड़ी थी। मयंक ने केवल अपने चतुर्भुज शव को प्रशिक्षित नहीं किया, बल्कि अपने मन को केंद्रित किया, अपनी चेतना को चेतना की जगह में डुबो दिया। रक्त आत्मा की पुस्तक बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट और उस पृष्ठ पर चतुर्भुज शव की छवि का अकेले सामना किया। वह इस तरह की समझ के माध्यम से संबंध को बढ़ाना चाहता था और चतुर्भुज शव के नए अधिग्रहित कौशल, प्राथमिक आत्मा उपचार प्राइमरी सेल्फ हीलिंग के साथ समकालिक होना चाहता था। हालांकि 2 दिन बीत चुके थे और यद्यपि वह चतुर्भुज शव को नियंत्रित करने और रक्त आत्मा की पुस्तक को समझने में अधिक संवेदनशील हो गया था, उसने आत्मा उपचार कौशल को समकालिक करने में कोई प्रगति नहीं की, स्पष्ट रूप से सही तरीका नहीं ढूंढा। अन्य 3 से अलग, रितिका का प्रशिक्षण उसके कमरे तक सीमित नहीं था। उसने चुपके से रोड स्किन रैट सड़ी चमड़ी वाला चूहा को बाहर भेजा, मयंक के निर्देशों का पालन करते हुए एलेक्स और उसके समूह की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए। सभी ने सोचा कि यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए केवल 2 दिन बाद रितिका ने उनके सामने एक रिकॉर्डिंग रखी। एक गंभीर अभिव्यक्ति और आंखों में गुस्से के साथ उसने कहा, एलेक्स ने शरद से संपर्क किया है और आपके खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इस बयान ने मौजूद तीनों पुरुषों को अपनी निगाहें बदलने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखें खतरनाक रोशनी से भर गईं। उन्होंने एलेक्स को महत्वाकांक्षी माना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी कार्य करेगा। वह सच में मौत को न्योता दे रहा है। कई लोग बैठक कक्ष की मेज के चारों ओर बैठे थे क्योंकि मयंक की निगाह शांत रही। उसने बोला, इसे सुनते हैं। सब कुछ इस रिकॉर्डर पर है। सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। रितिका ने रिकॉर्डर को सक्रिय किया और तेज आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, रिकॉर्डिंग को उस बिंदु तक खींचा जहां एलेक्स और उसका समूह मयंक से कैसे निपटना है, इस पर चर्चा कर रहे थे। रिकॉर्डर को रितिका के रोड स्किन रैट द्वारा चुपके से लाया गया था, सार्वजनिक धुआं निकास नलिका स्मोक एग्जॉस्ट डक्ट और फिर एलेक्स के कमरे के रेंज हुड निकास के माध्यम से प्रवेश किया और बाद में उसके बगल की अलमारी में छिप गया। पूंछ को छोड़कर केवल आधा मीटर लंबी होने के कारण रोड स्किन रैट को इन डिब्बों वाली अलमारियों में छिपने में कोई परेशानी नहीं हुई। उल्लेख नहीं है कि उसे पीछे हटने से पहले केवल रिकॉर्डर को रखना था। जैसे ही रितिका ने उपकरण संचालित किया, एलेक्स और उसके समूह की आवाज़ें जल्दी से रिकॉर्डर से निकलने लगीं। आवाज़ें बहुत स्पष्ट नहीं थीं। आखिरकार बैठक कक्ष थोड़ा दूर था। हालांकि उनकी विशिष्ट चर्चा रिकॉर्ड की गई थी।
विशेष रूप से एलेक्स की महत्वाकांक्षी आवाज़, जिसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि सिर काटने के द्वारा मयंक को दबाने की योजनाएं थीं। जब तक उन्होंने ये सुना, तब तक सभी की अभिव्यक्ति ठंडी हो चुकी थी। देवाशीष ने बार बार व्यंग्य किया, कोसते हुए, कमबख्त छोटे चोर, गंदा खेल रहे हैं, हो। मयंक ने मेज को हल्के से थपथपाया और अचानक कहा, देवाशीष, थोड़ी देर में उनसे मिलने जाओ। देवाशीष हक्का बक्का रह गया, एक परेशान अभिव्यक्ति दिखाते हुए पुकारा, मैं उनसे मिलने क्यों जाऊं? किस लिए? मयंक ने शांत होकर जवाब दिया, वे इस रहस्य को जानना चाहते हैं, है ना? तुम उन्हें बता दो, यह मुझे उन्हें किसी एकांत जगह पर ले जाने का मौका भी देगा। इमारत 7 की पहली मंजिल की लॉबी में अरमान 2 दिनों से इस प्रवेश द्वार की निगरानी कर रहा था। एक के बाद एक सिगरेट पी रहा था, बेहद चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। लानत है, वे चारों सीधे 4 या 5 दिनों तक अपने कमरों में रह सकते हैं। एक भी आदमी नजर नहीं आता और कोई खबर नहीं। आमतौर पर मुख्य प्रवेश द्वार पर ड्यूटी किसी भी राक्षस को अंदर आने से रोकने के लिए घुमाई जाती है। यह मुख्य रूप से सुरक्षा दल की जिम्मेदारी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से अरमान ने स्वेच्छा से चौकीदारी की थी। बेशक, चौकीदारी करना लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था देवाशीष से मिलने का एक अवसर पैदा करना, लेकिन उसने 2 दिनों से किसी को नहीं देखा था। अरमान खुले तौर पर अपनी घबराहट नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वह प्रशांत नामक एक युवा सुरक्षा अधिकारी की ओर मुड़ा और कहा, तुम निगरानी रखो, मैं शौचालय में सिगरेट पीने जा रहा हूँ। यहाँ इतने लंबे समय तक बैठकर मुझे लगभग बवासीर हो रहे हैं। प्रशांत की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, सुलगाने के लिए तैयार था और पहली मंजिल पर शौचालय की ओर बढ़ गया। हालांकि जैसे ही वह शौचालय तक पहुंचने वाला था, किसी ने अचानक उसे पकड़ लिया। सहज रूप से वह अपने देवदूत दूत को बुलाने वाला था, लेकिन तभी उसने अपने कान के पास एक परिचित आवाज़ सुनी। आवाज़ धीमी रखो, क्या तुम चाहते हो कि मयंक को पता चले? अरमान ने अपनी आंखों को केंद्रित किया और चौंक गया। देवाशीष, उसका आश्चर्य स्पष्ट था। समझ की एक चमक के साथ वह मुस्कुराया और कहा, बड़े भाई, क्या तुमने समझ लिया है? क्या तुमने कुछ पता लगाया है? देवाशीष ने एक सतर्क चेहरा पहना था, लेकिन एक चालाक लहजे में बोला, अभी इतना ज्यादा परिचित मत बनो। इस जानकारी के लिए 2 तोले सोना पर्याप्त नहीं है, आपको और अधिक भुगतान करना होगा। 28वां अध्याय। उसने एक अंगूठी उठाई। लानत है, अरमान ने मन ही मन कोसा। ये पहले से ही 2 तोला सोना था, फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। यह 80 या 90 हज़ार युआन था, एक ऐसी राशि जो वे अपने बारबेक्यू स्टॉल को 1 साल चलाने में भी शायद नहीं कमा पाते। हालांकि देवाशीष के लालच को दोष दे रहा था, लेकिन वह जो खबर लाया था उसने निस्संदेह उसे हैरान कर दिया और वह इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था। मामले की तत्काल प्रकृति को जानते हुए उसने फिर देवाशीष को संभालने के लिए कहा, मैं तुम्हें हमारे बॉस से मिलवाने ले चलता हूँ, वह तुम्हें वह सब देगा जो तुम चाहते हो। देवाशीष हंसा, यह अच्छा है, चलो चलते हैं। सौभाग्य से मयंक आज हमें देखने के लिए फ्री नहीं है। अरमान की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने मन ही मन सोचा, तो इसलिए मैंने उन्हें इन पिछले कुछ दिनों में नहीं देखा है। मयंक उन पर करीबी नज़र रख रहा है। वह तुरंत देवाशीष को तीसरी मंजिल की ओर ले गया, गलियारे के अंत के करीब, जहां एलेक्स और अन्य रहते थे। दरवाजे पर पहुंचकर अरमान ने उसे धक्का दिया और जैसे ही वह अंदर गया, उसने उत्साह से पुकारा, भाई एलेक्स, हमें खबर मिली है। एलेक्स बैठक कक्ष में अपने देवदूत दूत को प्रशिक्षित कर रहा था। खबर सुनकर उसने तेजी से अपनी निगाह प्रवेश द्वार की ओर मोड़ दी। देवाशीष को देखकर वह आश्चर्य की एक झलक प्रकट किए बिना नहीं रह सका। बैठो, बैठ जाओ और बात करते हैं। एलेक्स ने दोनों को बैठकर बात करने के लिए कहा, लेकिन उसकी निगाह देवाशीष पर टिकी हुई थी। उसके लिए अरमान द्वारा देवाशीष को लाना अप्रत्याशित था। हालांकि अब जब वह यहाँ था, तो वह जो जानकारी प्रदान कर सकता था, वह निश्चित रूप से अधिक मूल्यवान होगी। इसके अलावा देवाशीष के यहाँ पक्ष लेने से मयंक को पीठ में छुरा घोंपना कोई मुद्दा नहीं होगा। ये सोचकर एलेक्स उत्साहित हो गया। अरमान बस गया और एलेक्स के कान के करीब झुक गया, फुसफुसाते हुए, बॉस, बात ऐसी है, उसने रहस्य ढूंढ लिया है, लेकिन उसे और ज्यादा पैसा चाहिए। एलेक्स की आंखें हल्की सी झिलमिला गईं, उसका चेहरा अस्पष्ट बना रहा क्योंकि उसने मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह विश्वासघात करेगा, यह आदमी सच में लालची है। एक मुस्कान के साथ एलेक्स ने देवाशीष को आश्वस्त किया, कीमत कोई समस्या नहीं है, लेकिन भाई देवाशीष कितना और जोड़ सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जानकारी कितनी कीमती है, आप ये जानते हैं।
देवाशीष आत्मविश्वास से बैठा, उसका लहजा बहुत निश्चित था। मेरी जानकारी निश्चित रूप से मूल्यवान है, लेकिन मुझे सिर्फ पैसे से ज्यादा चाहिए। मैं पहले उस चीज का उपयोग करना चाहता हूँ। एलेक्स की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, उसकी निगाह में एक चालाक चमक थी क्योंकि उसने एक कुंजी शब्द पकड़ा, वह चीज। उसने तुरंत जारी रखा, वह चीज। तुम्हारा मतलब है कि मयंक का रहस्य किसी वस्तु से जुड़ा हुआ है? देवाशीष की अभिव्यक्ति थोड़ी सी बदल गई, थोड़ी अस्वाभाविक दिखाई दी क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, उसकी चिंता मत करो। आपको पहले मेरी शर्तों से सहमत होना होगा या मैं कुछ नहीं कहूंगा। एलेक्स का व्यवहार अचानक बदल गया, ऊपर का हाथ होने का एक भाव अपनाते हुए, भाई देवाशीष आप बेहतर बोल दें। मैं आपको कम नहीं दूंगा और आपको अपना हिस्सा पहले मिलेगा। इसके अलावा आप पहले ही यहाँ हैं, आपको नहीं लगता कि अगर मयंक को पता चला तो वह आपको छोड़ देगा, है ना? लानत है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? देवाशीष कोसते हुए फूट पड़ा, सीधे एलेक्स की नाक की ओर इशारा करते हुए। उसकी थूक एलेक्स के चेहरे पर फैल गई, उसकी अभिव्यक्ति खतरनाक रूप से अंधेरी थी। लानत है, थूक, बुरा भाग्य। एलेक्स आंतरिक रूप से नाराज था, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं, इसके बजाय एक चालाक मुस्कान अपनाई, देवाशीष की आंखों में घूरते हुए। देवाशीष जितना अधिक उत्तेजित हुआ, एलेक्स को उतना ही अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। पहले मामले के बारे में बात करते हैं, तुम मुझे हरा नहीं सकते, है ना? एक कोने में धकेले जाने पर देवाशीष ने एक गहरी सांस ली। उसका लहजा नाखुश था क्योंकि उसने कहा, उसके गले में एक लाल अंगूठी लटकी हुई है जो उसने कभी नहीं दिखाई। मैंने इसे बस कुछ दिन पहले संयोग से देखा। एक अंगूठी। एलेक्स हक्का बक्का रह गया, एक संदेहपूर्ण नज़र दिखाते हुए, क्या तुम्हें पक्का पता है? वह जानता था कि मयंक के पास रहस्य थे, लेकिन अचानक ये कहना कि यह कोई जादुई अंगूठी थी, उससे संदेह में डाल दिया। ये किसी उपन्यास से सीधे बाहर लग रहा था। परेशानी के भाव के साथ देवाशीष ने जवाब दिया, विश्वास करो या न करो, जैसे ही मैंने इसे देखा उसने तुरंत इसे छिपा लिया। मुझे इसे दिखाने का कभी इरादा नहीं किया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसने जल्दी से मुझे भेज दिया। जैसा कि देवाशीष ने इसका वर्णन किया, एलेक्स को कुछ हद तक उस पर विश्वास हुआ। मयंक का व्यवहार इंगित करता है कि यह कोई सामान्य अंगूठी नहीं थी। वह गहरी सोच में पड़े बिना नहीं रह सका, यह महसूस करते हुए कि वह चीज़ क्या थी। काम बहुत आसान हो जाएगा, मयंक को मारो, अंगूठी छीन लो। हालांकि उससे पहले अभी भी कुछ मुद्दे थे जिन्हें हल किया जाना था, जैसे कि अंगूठी का उपयोग कैसे करें। उसने देवाशीष की ओर देखा और जोर से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस अंगूठी का उपयोग कैसे करना है? देवाशीष ने चिड़चिड़ाकर जवाब दिया, अगर मुझे पता होता कि इसका उपयोग कैसे करना है, तो क्या मैं अभी भी तुम्हें ढूंढने आता? बस एक वाक्य, चीज़ वही है, क्या तुम सहयोग करना चाहते हो या नहीं? एलेक्स की आंखों से असंतुष्टि की एक झलक गुजरी, लांती मोटा। देवाशीष ने कदम दर कदम दबाव डाला, उसका व्यवहार यह न जानने का था कि किसे किसकी ज़रूरत है, जिसने एलेक्स को परेशान कर दिया। लेकिन वह अब उस पर पलट नहीं सकता था क्योंकि देवाशीष के पास अभी भी बड़े उपयोग थे। उसने एक चालाक मुस्कान पेश की और आत्मविश्वास से कहा, बेशक हमें सहयोग करने की ज़रूरत है, और भाई देवाशीष, ये काम आपके बिना नहीं होगा। देवाशीष ने भान सिकुड़ी और गहरी आवाज़ में पूछा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं बहुत खतरनाक किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। एलेक्स हंसा और कहा, यह काम तुम्हारे लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं है। देवाशीष का रंग बदतर हो गया, उसकी अभिव्यक्ति तेजी से बदसूरत हो गई, लगभग इस्पात नीली। तुम 7वीं मंजिल पर मयंक पर घात लगाने की योजना बना रहे हो। सिर्फ मयंक ही नहीं, बल्कि उसके 2 सहायक, रोशन और ऋतिका भी, है ना? देवाशीष ने एक गंभीर लहजे में कहा, वे 3 हैं, 3 देवदूत दूत। अगर तुम लोग उस पर घात लगाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ठोस योजना होनी चाहिए। मुझे मत बताओ कि तुम एक चतुर्भुज शव को हरा सकते हो। एलेक्स की अभिव्यक्ति अंधेरी हो गई, उसकी सबसे कम पसंद चीज़ दूसरों का ये कहना था कि वह एक चतुर्भुज शव को नहीं हरा सकता। हालांकि यह सच था, उसे यह पसंद नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसने ठंड से कहा, मैं इसे नहीं हरा सकता, लेकिन अगर तुम बस चुपके से जाकर उसे चाकू मार दो, अगर मयंक गिर जाता है तो उस देवदूत दूत का क्या फ़ायदा? फिर मैं बस उसे पेट्रोल से जला दूंगा, उसके पास कितनी भी भुजाएं क्यों न हो, अंत में ये बस जली हुई लकड़ी का एक ढेर होगा। तुम्हें क्या लगता है? देवाशीष की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उसके गाल की मांसपेशियां फड़क उठीं, और उसने अपने मन में कोसा, क्या धोखेबाज कमीना है। उसने काफी देर तक विचार किया, जब तक कि एलेक्स, अधीर होते हुए, मेज पर टैप किया और अपनी निगाह उस पर टिकाए रखी।
तभी उसने धीरे से अपना सिर उठाया। आज रात के समय। देवाशीष को ये पूछते देखकर एलेक्स के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आधी रात के बाद हम वहां पहले पहुंचेंगे, बस लोगों को ऊपर ले आओ और हम शुरू कर देंगे। मैं गारंटी देता हूं कि सोना तुम्हारा होगा, और एक बार जब मुझे पता चल जाएगा कि उस अंगूठी का उपयोग कैसे करना है, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ लाभ साझा करूंगा। यह एक सौदा है। तुम बेहतर होगा कि अपने सभी आदमियों को बुला लो। वह चतुर्भुज शव तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा भयानक है। तुमने लॉबी में उसका घूंसा जरूर देखा होगा। हम एक गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते, या हम में से कोई भी जीवित बाहर नहीं आएगा। देवाशीष की सावधानी ने एलेक्स की मुस्कान को और भी उज्जवल बना दिया। सावधानी जितनी अधिक विस्तृत थी, उतना ही यह साबित हुआ कि देवाशीष उनके पक्ष में था, वापसी के बिंदु से परे। उसने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं इस पर पीछे नहीं हटूंगा। साथ ही मेरा शव प्रथम स्तरीय मध्यवर्ती फर्स्ट लेवल इंटरमीडिएट है, उसके देवदूत दूत से नीचे नहीं। देवाशीष ने आश्चर्य से एलेक्स को देखा। खबर वास्तव में अप्रत्याशित थी। एलेक्स देवाशीष की अभिव्यक्ति से काफी खुश था, सोचते हुए, हैरान हो, है ना? मयंक ही अकेला सक्षम नहीं है। अगर उस अंगूठी के लिए नहीं, तो किसका ऊपरी हाथ होगा, यह अभी भी अनिर्धारित है। लेकिन जल्द ही वह मौका उसका होगा। अरमान, भाई देवाशीष को छोड़ाओ और सावधान रहना कि मयंक को पता न चले। समझ गया भाई एलेक्स।